नमस्कार। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि संसद के मानसून सत्र के आयोजन को लेकर हाल में सरकार ने दोनों पीठासीन अधिकारियों से संपर्क किया है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर कोविड महामारी की ताजा स्थिति को लेकर चर्चा की। इसी के अलावा बात होगी भारत में भी स्वदेशी टीका विकसित करने की दिशा में कोवैक्सीन की, जिसका मानव परीक्षण शुरू हो चुका है। और इन सभी के साथ कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि भारत में बड़ी संख्या में परीक्षण, समयबद्ध जांच और मरीजों के प्रभावी प्रबंधन से स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में कोविड-19 के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 7 लाख से ज्यादा हो गई है। रिकवरी रेट 62.62% हो गया है। कोरोना के बढ़ते स्तर पर परीक्षण और बेहतर चिकित्सा प्रबंधन से देश में मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये घटकर 2.46% पर आ गई है, जो दुनिया के सबसे कम केस फैटेलिटी दर वाले देश में से एक है। पिछले 24 घंटे में 40,425 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 681 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,18,043 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 27,497 लोगों की जान भी जा चुकी है। कुल संक्रमण के मामलों में से 62.62% ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 7 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 22,664 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 3,90,459 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 2,56,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। देश में कोरोना का पॉजिटिव रेट 15.78% हो गया है। देश में इस वक्त कोरोना की जांच के लिए 1,268 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में बड़ी तादाद में कोविड-19 के केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में स्थिति में सुधार हुआ है। नए केस में कमी के साथ ठीक होने की दर 84% तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों की स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। राज्य में अब तक 49,000 से ज्यादा मामले आए हैं। यहाँ ठीक होने की दर 60% से ज्यादा है और मृत्यु की दर 2.32% है। देश में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहाँ 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। प्रदेश में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में ठीक होने की दर 54.61% है और मृत्यु की दर 3.81% है। बिहार में 26,000 से ज्यादा मामले हैं। यहाँ कोरोना से रिकवरी रेट 61% से अधिक है। पश्चिम बंगाल में 42,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें 24,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में ठीक होने की दर 58.56% है। मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 67% से ज्यादा है। समुद्री तटीय राज्यों में कोरोना के प्रकोप की बात करें तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के अलावा जिन राज्यों में इस महीने कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उनमें तमिलनाडु, कर्नाटक शामिल हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 1,70,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में ठीक होने की दर 69% और मृत्यु दर 1.45% है। कर्नाटक में 63,000 से ज्यादा मामले आए हैं। 1,300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ रिकवरी रेट भी 36.16% है। गुजरात की बात करें तो यहाँ 48,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ठीक होने की दर 72% से ज्यादा है। पर्वतीय राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य असम में करीब 24,000 कोरोना के केस सामने आए हैं। यहाँ ठीक होने की दर 66.76% है। राज्य में कोरोना से अब तक 57 लोगों की जान गई है
उत्तराखंड में 4,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में रिकवरी रेट 69% है। त्रिपुरा में 2,800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। ठीक होने की दर 61% है और हिमाचल प्रदेश में 1,483 केस में 71% से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के 1,22,000 केस सामने आ चुके हैं और 3,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ रिकवरी रेट करीब 84% है। जम्मू कश्मीर में करीब 14,000 केस सामने आए हैं। यहाँ ठीक होने की दर 56% है और मृत्यु दर 1.75% है। पुडुचेरी में 2,000 कोरोना के केस सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर के लिए मुसीबत बने कोरोना वायरस के अब तक 1,45,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोगों की ये जान ले चुका है। इस महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित अमेरिका और ब्राजील में है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 63,000 से ज्यादा, जबकि ब्राजील में 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। अमेरिका में इस महामारी से संक्रमित और मौत का आंकड़ा पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है। अमेरिका में जब से लॉकडाउन के नियमों में ढील की गई है, तब से बड़ी संख्या में लोगों का बाहर निकलना शुरू हुआ है और तभी से ही कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अमेरिका में 37,73,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 1,40,000 को पार कर चुकी है। ब्राजील में 20,98,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 79,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। कोरोना से ज्यादा पीड़ित देशों की सूची में रूस भी है और वहां अब तक 7,70,000 से ज्यादा संक्रमण के केस सामने आए हैं, जबकि 12,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर टीका विकसित करने का प्रयास जारी है। भारत में भी स्वदेशी टीका विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली एम्स की एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद स्वदेशी तौर पर विकसित टीका कोवैक्सीन का मानव परीक्षण यानी ह्यूमन ट्रायल 20 जुलाई से शुरू हो गया। शनिवार को दिल्ली एम्स की एथिक्स कमेटी ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ह्यूमन फेज 1 ट्रायल को मंजूरी दी थी। ह्यूमन ट्रायल के लिए 10 घंटे के भीतर 1,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दी गई है। सिर्फ 18 साल से ऊपर और 55 साल से कम उम्र के लोग ही ट्रायल में शामिल हो सकेंगे। जिस शख्स पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा, उसका कोविड टेस्ट किया जाएगा। पहले चरण के टीके का 375 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा, जिनमें से अधिकतम 100 लोग एम्स से हो सकते हैं। परीक्षण में शामिल होने के लिए लोग एम्स की वेबसाइट पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोवैक्सीन के मानव पर पहले और दूसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने दिल्ली स्थित एम्स समेत 12 संस्थानों का चयन किया है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर विकसित किया है। जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन हैज़ टू बी सेफ। यू कैन नॉट हैव अ वैक्सीन विच कॉजेज मोर हार्म देन गुड। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज टू सी सेफ्टी। पहले स्मॉल नंबर्स में अगर उसमें सेफ लगता है, देन अ लार्जर नंबर एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज इट इज़ सेफ इवन एट अ हायर डोज। और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डोज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। सो डोज जो रेंज है वो भी इससे कैलकुलेट की जाती है। कई भारतीय कंपनियां कोविड-19 का टीका तैयार करने में जुटी हैं। कम से कम 7 भारतीय दवा कंपनियां इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रही हैं। घरेलू फार्मा कंपनियों में भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला, पेनेशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, माइनवैक्स और बायोलॉजिकल ई कोविड-19 का टीका तैयार करने का प्रयास कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर भी वैक्सीन विकसित करने के प्रयास जारी हैं। इस कड़ी में दुनिया भर में 130 से अधिक टीके परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। इस बीच यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को कोरोना वैक्सीन के प्रारंभिक परीक्षण में सफलता मिली है। वहां के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के प्रभाव को लेकर जल्द ही सकारात्मक नतीजे की उम्मीद जाहिर की है।
दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण पर काम चल रहा है। दूसरे चरण में 105 लोगों पर इसका परीक्षण किया गया है। वहीं परीक्षण का तीसरा चरण नवंबर तक शुरू होने की उम्मीद है, जिसके दायरे में 6000 लोग आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज आईटी कंपनी आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण के साथ आज बातचीत की। ये वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। प्रधानमंत्री ने भारत के साथ आईबीएम के मजबूत जुड़ाव का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में निवेश करने का ये शानदार समय है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तकनीकी क्षेत्र में हो रहे निवेशों का भारत स्वागत और समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जब दुनिया भर में मंदी देखी जा रही है, तब भारत में एफडीआई का प्रवाह बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, ताकि वैश्विक स्तर पर सक्षम और ना टूट सकने वाली आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा सके। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पिछले 6 वर्षों में किए गए सरकार के प्रयासों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की पहुंच के भीतर बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए काफी काम किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत एक एकीकृत तकनीक और डेटा संचालित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विकास की ओर अग्रसर है, जो किफायती और परेशानियों से मुक्त है। व्यावसायिक गतिविधियों पर कोरोना स्थिति के प्रभाव के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घर से काम करने की संस्कृति को भारत में बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है और लोगों को बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और विनियामक वातावरण मिले। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे तकनीकी बदलाव सहज हो। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने आईबीएम और भारत के बीच मजबूत संबंधों और देश में इसकी व्यापक मौजूदगी पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के करीब 20 शहरों में आईबीएम में 1 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। चर्चा के दौरान आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण ने भारत में आईबीएम की विशाल निवेश योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी और सरकार की आत्मनिर्भरता भारत की दृष्टि पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर कोविड महामारी की ताजा स्थिति को लेकर चर्चा की। उन्होंने बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में संबंधित राज्यों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने हालात से निपटने के लिए राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में कोविड महामारी पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से कोरोना महामारी, बाढ़ और वागजन तेल कुएं में आग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति और राज्य सरकार के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने स्थिति से निपटने के लिए असम को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संकट के दौर में मीडिया की अहम भूमिका के लिए मीडिया वर्ग की सराहना की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के वक्त में सूचनाओं के प्रसारण, विश्लेषण और आयामों को लेकर जिस तरह की संजीदा भूमिका मीडिया ने अदा की है, वो काबिले तारीफ है। व्यापक जागरूकता के लिए लोगों को महामारी के बारे में जानकारी देना और जमीनी स्तर पर काम कर रहे मीडिया के लोगों के समर्पित प्रयासों के लिए उपराष्ट्रपति ने उन्हें अग्रिम पंक्ति का योद्धा बताया। कोरोना संकट के नाजुक दौर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया वर्ग की इस भूमिका के लिए सराहना की है। अपने फेसबुक पोस्ट मीडिया आर पार्टनर इन कोरोना टाइम्स में उपराष्ट्रपति ने विस्तार से मीडिया के विभिन्न रूपों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में मीडिया ने लोगों तक सूचना पहुंचाने, उन्हें शिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए समाज के अहम और विश्वसनीय साझेदार की भूमिका निभाई है, ताकि देशवासियों को संकट से उबरने को लेकर जागरूक किया जा सके और वो खुद को कोरोना संक्रमण से बचा सकें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से देश में लागू प्रतिबंधों के चलते अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और मीडिया को विज्ञापनों से मिलने वाले राजस्व में भी कमी आई है। कई मीडिया कर्मियों के वेतन में भी कटौती हुई है।
बावजूद इसके मीडिया ने लोगों को सशक्त बनाने का मिशन जारी रखा। प्रिंट मीडिया के बारे में उपराष्ट्रपति ने लिखा कि कोरोना वायरस और महामारी के फैलने के लिए जितनी जगह अखबारों में उपलब्ध कराई गई, यह युद्ध के समय की रिपोर्टिंग से भी ज्यादा रही। उन्होंने कहा कि मीडिया की सक्रिय और मिशनरी भूमिका के बिना कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में शून्यता रह जाती। उपराष्ट्रपति ने टेलीविजन के कुछ वर्गों के संबंध में सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अब के बाद भी स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने से लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। सोशल मीडिया को लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले भ्रामक काल्पनिक खबरों को प्रचारित करने के बजाय रोग और इसके उपचार के बारे में केवल प्रमाणित सूचना का ही प्रसार करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रोग और इसके प्रभाव के विभिन्न पहलुओं का व्यापक विश्लेषण अभी भी मिशन मोड में जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ने महामारी के विभिन्न पहलुओं और समाज के विभिन्न वर्गों पर इसके प्रभावों के बारे में अलग अलग नजरिए से विश्लेषण के लिए संसदीय संस्थानों में बहस के लिए एजेंडा भी निर्धारित किया। उपराष्ट्रपति ने यह भी बताया कि यात्रा प्रतिबंधों में ढील के साथ संसद के दोनों सदनों की विभाग संबंधित स्थायी समितियों ने अपनी बैठकें फिर से शुरू कर दी हैं और महामारी से निपटने की संसदीय जांच प्रगति पर है। कृति मिश्रा के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र के आयोजन को लेकर हाल ही में सरकार ने दोनों पीठासीन अधिकारियों से संपर्क किया है। सभापति ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ उन्होंने कई बार मॉनसून सत्र और संसदीय समितियों की बैठकों को लेकर चर्चा की है। इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कोरोना संकट के दौर में मीडिया की अहम भूमिका के लिए मीडिया की सराहना भी की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि संसद के पिछले बजट सत्र को तय समय से कुछ दिन पहले ही रोकना पड़ा, क्योंकि सांसद इस संकट की घड़ी में लोगों के साथ रहना चाहते थे, जिसके कारण 23 मार्च 2020 को दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संविधान के अनुसार संसद को अंतिम बैठक के 6 महीने के भीतर फिर बैठक करनी होती है। अतीत में कुछ अपवादों के साथ आमतौर पर मॉनसून सत्र हर साल जुलाई में शुरू होता है। सभापति ने कहा है कि उन्होंने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय समितियों की बैठकों और संसद के मॉनसून सत्र को लेकर अब तक कई बैठकें की हैं। संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सामाजिक दूरी के मानदंड को देखते हुए सांसदों के बैठने की व्यवस्था के लिए विस्तृत विचार विमर्श और योजना की आवश्यकता है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि मई में घरेलू हवाई यात्रा पर प्रतिबंधों में ढील देने और रेल यात्रा पर से कुछ हद तक रोक हटने के साथ इस महीने से संसद के दोनों सदनों की विभाग संबंधी स्थायी समितियों ने अपनी बैठकें फिर शुरू कर दी हैं। उन्होंने महामारी के प्रबंधन और इसके विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की है। इसका मतलब ये है कि देश की शीर्ष विधायिका की आखिरी बैठक के 3.5 महीनों में ही महामारी के प्रबंधन की संसदीय समीक्षा शुरू हो गई है। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए इससे कम समय में संसदीय समीक्षा करना संभव भी नहीं था। पिछले कुछ दिनों में कई संसदीय समितियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मामलों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामलों से संबंधित समितियां शामिल हैं। गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति ने बीते हफ्ते महामारी के प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और गृह सचिव से भी विचार किया। उससे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति ने महामारी के परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान और वैज्ञानिक तैयारियों की समीक्षा की है। ये दोनों बैठकें 3-3 घंटे से अधिक चली। दोनों समितियां राज्यसभा के तहत आती हैं। सभापति ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पिछले 4 महीने से हर रोज महामारी से निपटने में जुटी हैं। जनप्रतिनिधि प्रतिबंधों के अनुशासन में भी अपने लोगों और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कृति मिश्रा और अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 के बाद भारत और अमेरिका विकास की रफ्तार को तेज करने की दिशा में क्या कदम उठा सकते हैं, इसी पर विचार मंथन के लिए आने वाली 21 और 22 जुलाई को इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट को मुख्य वक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जुलाई को शाम 8:30 बजे संबोधित करेंगे। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में भारत केंद्रित विचार मंथन उस वक्त हो रहा है जब संगठन अपने 45 साल पूरे कर रहा है और दूसरी तरफ कोविड-19 के बाद भारत विश्व सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनने को अग्रसर है। ये मौका होगा जब भारत अमेरिकी सहयोगियों के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा समिट को संबोधित करने वाले प्रमुख भारतीयों में शामिल हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली भी इस सम्मेलन में भाग लेंगी। I expect that the Prime Minister will share his thoughts, his vision for the importance of the US-India relationship, the importance of collaboration between American and Indian industry, and the opportunities that that can create for both countries as well as for the world. आईडिया समिट में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार किया जाएगा। इसमें प्रमुख हैं कोविड-19 का उपचार, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड-19 खत्म होने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटने की रणनीति। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भारत और अमेरिका दोनों मानते हैं कि जो कोविड-19 की वजह से अर्थ क्षेत्र में जो गिरावट आई है उस गिरावट को पूरा किया जाए और उसके पूरा करने का एक तरीका यह भी है कि दुनिया के सप्लाई चेन में जो एकाधिकार उत्पन्न हुआ है उसकी जगह पे उसको विकेंद्रित किया जाए। USIBC में इस बात पर भी गंभीरता से चर्चा होनी है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को आज से देश भर में लागू कर दिया गया। नए उपभोक्ता कानून में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक कानून बनाए गए हैं। नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। देश भर में उपभोक्ताओं को सशक्त और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए आज से पूरे देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो गया। इस कानून में देश के उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है। हमने जैसा घोषणा किया था, बहुत पहले ही घोषणा किया था कि 20 जुलाई से जो है ये नेशनल जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। तो आज ये कि लागू हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत किसी भी उत्पाद के संबंध में गलत और भ्रामक विज्ञापन देने पर जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और हानिकारक खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने पर भी जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। करीब 34 साल बाद नई शक्ल में आया उपभोक्ता संरक्षण कानून और इसमें ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है। हमारे ई कॉमर्स रूल्स में व्हाट वी हैव विजुअलाइज्ड इज कि क्या-क्या डिटेल्स ई कॉमर्स एंटिटी के होने चाहिए, सेलर्स के होने चाहिए, कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए क्या मैंडेटरी वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, टिकट नंबर वो टाइम से देंगे, उन सब का सेलर्स के साथ एक क्लियर कट एग्रीमेंट होगा so that the e-commerce entity also takes responsibility. नए कानून के प्रभावी हो जाने से उपभोक्ता विवादों का समय पर प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जाएगा। इसके लिए नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA बनाया गया है। नए कानून के तहत ग्राहक अब किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेंगे। अभी तक शिकायत वहीं की जा सकती थी जहां से सामान खरीदा गया हो। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक और नया मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बड़ी तादाद में है। सोशल मीडिया पर भी उनको उतना ही पसंद और फॉलो किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर सीधे लोगों से जुड़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते रहे हैं। इसी कड़ी में अब ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। वो 2355 लोगों को फॉलो भी करते हैं। शिकायत हो, मुसीबत हो, सुझाव हो या फिर बदलाव का कोई संदेश हो, प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए देश के आम नागरिकों को खुद से जोड़ा है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल नेटवर्किंग के अलग अलग माध्यमों से जनता के साथ उनकी खुशी, दुख दर्द साझा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
रेल मंत्रालय ने इन अटकलों को निराधार बताया कि निजी ट्रेनों की परियोजना मार्च 2024 में आरंभ होगी। सरकार ने साफ किया है कि इनको मार्च 2023 से चलाना निर्धारित किया गया है। इसी प्रक्रिया के तहत परियोजना पर काम हो रहा है। मंत्रालय ने मीडिया के कुछ समूहों में आए उस समाचार के बाद ये स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया था कि निजी रेलगाड़ियां मार्च 2024 से चलाने का कार्यक्रम है। रेल मंत्रालय ने कहा कि निजी ट्रेनों की परियोजना से संबंधित निविदाओं को मार्च 2021 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। भारतीय रेल 109 जोड़ी रूटों पर 151 निजी ट्रेनों को चलाने की योजना पर आगे बढ़ रही है। इससे करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, राजनीतिक और कोविड-19 की स्थिति के बारे में जानकारियां दी। मुलाकात से पहले राज्यपाल ने ट्वीट कर बताया कि वो केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की मौजूदा चिंताजनक स्थिति के बारे में जानकारी देने आए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में नाबालिग छात्रा से कथित तौर पर दुष्कर्म और संदिग्ध मौत के मामले में किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री और राज्यपाल से मामले में दखल देने की मांग की है। राजू बिस्ता का कहना है कि प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति है और नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना अति संवेदनशील इलाके में हुई है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने भी घटना का विरोध और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। असम और बिहार में भारी बारिश से जहां कई जिले बाढ़ से पीड़ित हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। असम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 33 जिलों में से 25 जिलों में बाढ़ में करीब 25 लाख लोग पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं बिहार के 8 जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। लगातार बारिश से पटना में भी जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को आज उनकी पुण्यतिथि पर देश नमन कर रहा है। 18 नवंबर 1910 को बंगाल में जन्मे बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गिरफ्तारी दे दी थी। भगत सिंह के साथ इस घटना को अंजाम देते वक्त बटुकेश्वर दत्त केवल 19 साल के थे और उनकी इस बहादुरी ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। इस घटना के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा मिली। 20 जुलाई 1965 को उनका देहांत हो गया और उनका अंतिम संस्कार पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की समाधि के पास ही किया गया। राष्ट्र देश के इस महान सपूत के त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। हम सभी कोरोना वायरस की वजह